सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्श मिश्रा। आप देख रहे हैं अपना सेक्शन। और यार अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन सॉलिड स्टेट का करने वाले हैं। तो इसमें क्या यार, ऐसा वीडियो आपको शायद तो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। और इतना एनिमेशन के साथ और इतने तगड़े तरीके से कोई आपको पढ़ाने भी नहीं वाला। तो यार अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं यार, इसमें जो अभी आप देखोगे, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये यार बेस्ट सैम्पल पेपर से उठाए गए हैं। मतलब हमने जितने भी सैम्पल पेपर पढ़े हैं उसमें जो हमें बेस्ट लगा हमने वो दिया है। प्लस यार प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सबको ऑर्डर को डिफाइन किया है और उसी तरीके से हमने बताया भी है, ठीक है। जहां में जरूरत पड़ेगा हम आपको और भी चीजें बताएंगे। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को अभी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल जाए बोर्ड एग्जाम से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, जिसको स्मॉल डी कहते हैं। अब यार डेंसिटी का सीधा सा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वही पहला फॉर्मूला है यार, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला है वो आपका स्मॉल जेड कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब एन ए। और एन ए आपका एवोगाड्रो नंबर है, भूलना नहीं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल आपका एन ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एन, एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप एक और फॉर्मूला लिख लोगे जो कि होता है डी इज इक्वल टू जेड एम स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब। ये भी एक फॉर्मूला होता है यार। अब समझ लेते हैं ये सब है क्या चीज। तो जेड क्या है आपका, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ए आपका है एज लेंथ यूनिट सेल का। कैपिटल है आपका मोलर मास है, स्मॉल है आपका मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल है। वहीं कैपिटल एन ए आपका जो आपका है एवोगाड्रो नंबर, जो कि 6.022 × 10⁻23 होता है। अब अगली टेबल अगर आप देख पा रहे हो तो उसको आप समझ में आ रहा होगा यार, ये यूनिट सेल की एक टेबल है जिसमें हमने कुछ और भी चीज़ें बता के रखे हैं। जैसे यार इसमें जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसमें आपको कई सारे एक एक नंबर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। जैसे यार कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यार कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ यार, एससीसी का, एफसीसी का, बीसीसी का। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को बना के रखा है और इसमें सब कुछ बता के रखा है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा यार, सारे आपके एक नंबर क्वेश्चन की एक टेबल पूरी बनी हुई है। ये एनसीईआरटी में भी है और आपके कई सारे सैम्पल पेपर में भी दे के रखा हुआ है क्वेश्चन। तो यार यूनिट सेल है आपका एससीसी, एफसीसी, बीसीसी। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता है यार, 1 4 एफ में 4 होता है, बी में 2 होता है। वही डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, तो इससे क्या होता है यार, अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर जो हमने लिखा है, ये असल में रेडियस का आधा होता है। इसको आप डायमीटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो यार अब देखो, अगर आपका डिस्टेंस ए है तो यार रेडियस को अगर देख पा रहे हो तो वो a/2 है। अगर डिस्टेंस यार एफसीसी के लिए a/√2 है तो वही रेडियस के लिए a/2√2 है। बीसीसी में √3/2 a है तो वहीं उसका √3/4 a है। तो सिंपल है, तो समझ लोगे, कर लोगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यार एससीसी का 6 है, एफसीसी का 12 है और बीसीसी का 8 है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं यार, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसको ध्यान से अगर देखो तो इसमें टोटल अगर देख पा रहे हो तो टोटल कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर वाले टेबल से, पहले वाले टेबल से मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें 1 2 4 है, ठीक है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। इसमें हम बस इतना ही डिस्कस करने वाले, इस टेबल में इतना ही लिखा हुआ है कि यार नंबर ऑफ एटम जो हम नंबर ऑफ एटम डिस्कस करने वाले हैं कि एक यूनिट सेल में, मतलब वो एससीसी टाइप का है, बीसीसी टाइप का है और एफसीसी टाइप का है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली आपको इतना तो पता होगा कि यार एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसके ऑर्डर को हमने टेबल की साइड में बना लिया है कि देखो, आपका एससीसी में कॉर्नर पे 1 होता है और फेस में और बॉडी में 0 एटम प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर बीसीसी की बात करें तो उसमें कॉर्नर पे 1 होता है, फेस पे 0 होता है, लेकिन बॉडी के सेंटर में 1 होता है। वहीं अगर एफसीसी की बात करें तो उसमें कॉर्नर पे 1 होता है और फेस पे 3 होते हैं। वहीं अगर सेंटर की बात करें तो वहाँ कोई नहीं एटम प्रेजेंट होता है, सिर्फ 0 होता है। अब टोटल की बात करें तो यार एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, एससीसी इज टू बीसीसी इज टू एफसीसी इज इक्वल टू 1:2:4। इससे आपको टोटल एटम जो प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में वो याद करने में आसानी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यार डिफेक्ट के ऊपर। डिफेक्ट में भी आपको 2 डिफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है और शॉर्टकी डिफेक्ट है। तो आप दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो उसको इंटरस्ट्रियल डिफेक्ट क्यों कहते हैं, उसको इंटरस्ट्रियल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो अभी क्वेश्चन आ जाता है यार, इसको ऐसा क्यों कहते हैं। तो जो पहला पॉइंट हम लेंगे वो उससे आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा, जो कि है यार कि सबसे पहले तो ये आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं ये डिफेक्ट को। अब ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कभी कभी जो आपका आयनिक सॉलिड होता है उसमें जो आपका कैटायन होता है या कुछ आयन होते हैं जो कि छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में कैटायन जो होता है वही छोटा पड़ जाता है आपके एनायन के मुकाबले। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता है, या कहते हैं जैसे सरक जाते हैं आपके एटम, ठीक है, क्योंकि यार अट्रैक्शन होता रहता है, तो इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यार, इसमें कोई डेंसिटी का चेंज नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी तभी बढ़ती घटती है जब नंबर ऑफ आयन, कैटायन और एनायन, अगर
कम ज़्यादा होते हैं तभी डेंसिटी में चेंज आता है, ऐसे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है यार, इसमें साइज़ का बहुत तगड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि कैटायन और एनायन की वजह से साइज़ में काफ़ी तगड़ा डिफरेंस आ जाता है। वहीं अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका जिंक सल्फाइड का AgCl, AgBr और AgI, ठीक है, ये चारों आपके एग्जाम्पल हैं आपके फ्रेंकल डिफेक्ट के। अब ये क्यों होता है, क्योंकि Zn2+ और Ag+ आयन क्या होते हैं, उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा कम होती है सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के मुकाबले। वहीं अगर आप बात करें सेकंड डिफेक्ट जो कि आपका शॉर्टकट डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है यार, वैकेंसी डिफेक्ट इसे कहते हैं। अब ऐसा इसलिए कहते हैं यार, कभी कभी क्या होता है कि किसी आयनिक सॉलिड में आयन ही कम पड़ जाते हैं। जब आयन कम पड़ जाते हैं तो यार कुछ आपके आयन क्या होते हैं, या तो वो बाहर निकल जाते हैं या तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी डेंसिटी घट जाती है। अब डेंसिटी घट इसलिए रही है क्योंकि आयन कम पड़ गए, और आयन कम पड़े इसलिए इसमें डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक चीज़ होती है, उसको मेंटेन करने के लिए भी कभी कभी क्या होता है, आयन या तो कैटायन आयन निकल जाते हैं या तो ऊपर नीचे जाते हैं, और इसकी वजह से यार कैटायन और एनायन के नंबर में डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है यार, इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका NaCl, KCl, CaCl, AgBr। अब यार AgBr को अगर ध्यान से देखो तो AgBr आपका फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता था। तो एक क्वेश्चन आ सकता है यार, AgBr मतलब ऐसा कौन सा आयनिक सॉलिड है जो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट दोनों दिखाता है, तो आपका आंसर आएगा AgBr। अब यार कुछ प्रॉपर्टी की टेबल मैंने देख रखी है। प्रॉपर्टी टेबल क्या है, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जो दोनों होते हैं, उन दोनों के बीच में यार कुछ डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, कभी कभी नहीं भी आया, बीच बीच में गैप, मतलब ईयर टू ईयर गैप ये मेंटेन चेंज होता रहता है यार, कभी कभी ये आ जाता है, कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो दोनों का इक्वल वेटेज है। अब यार बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो यार आपको शेप, मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन और नेचर, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया यार क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में। तो शेप की बात करें तो यार क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है और एमॉर्फस का इरेगुलर होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। सबसे लास्ट पॉइंट जो हमने नेचर लिखा हुआ है, नेचर में क्या लिखा है, ट्रू सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन का जो शेप होता है वो ट्रू सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है। वहीं अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसका इरेगुलर शेप इसलिए होता है क्योंकि वो स्यूडो सॉलिड होता है, मतलब लिक्विड फेज में होता है वो, ठीक है। ऐसा सॉलिड जो लिक्विड फेज में हो वो होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। अब यार मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यार इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, मतलब आपको वही काफ़ी हाई पर लेके जाना होगा आपके टेम्परेचर को, तभी यार ये मेल्ट करेगा। वही अगर आपका एमॉर्फस सॉलिड का बात करें तो यार क्या होता है यार, देखो जैसे ही यार आपका ये सॉलिड को हमने थोड़ा सा भी हीट किया तो यार लिक्विड में चेंज होता है क्योंकि स्यूडो सॉलिड होता है। नेक्स्ट यार हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो यार डेफिनेट इंथैल्पी होती है आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और वहीं आपकी एमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है वो डेफिनेट इसलिए नहीं होता यार क्योंकि वो सॉलिड कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कभी भी लिक्विड हो सकता है, कभी भी सॉलिड हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका खत्म होता है क्विक रिवीजन। यार अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।